गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स 305 का सब्जेक्ट पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस करेंगे। हमने पहले अपने फर्स्ट लेक्चर में एससीआर की कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना था। एससीआर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये एक पावर डिवाइस है जो कि हाई करंट और वोल्टेज रेटिंग पे काम करती है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो करंट रेटिंग होती है वो 30 से 100 एम्पियर्स तक रहती है। और अगर हम नॉर्मल डायोड या ट्रांजिस्टर यूज करते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनकी जो करंट रेटिंग होती है वो मिली एम्पियर्स में होती है। तो वो काफी कम करंट और वोल्टेज पे काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी हम इस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी डिवाइसेस पढ़ेंगे वो सारी इंडस्ट्री के पर्पस के हिसाब से बनाई गई है और वो हाई पावर और करंट पे काम करती हैं। तो उसी के अंतर्गत हम सबसे पहला जो डिवाइस लेके चल रहे हैं वो है एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो हमने इसका कंस्ट्रक्शन पिछले क्लास में देखा था। एससीआर एक 4 लेयर डिवाइस है, आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एससीआर में 4 लेयर्स हैं, पीएनपीएन या फिर एनपीएन एनपी, इस प्रकार से होगी। तो अभी हम पीएनपीएन का चित्र देख रहे हैं सामने। तो देखिए, जब भी कोई पी टाइप का मटेरियल एन टाइप से मटेरियल से जुड़ता है तो एक जंक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे 4 लेयर्स हैं। 4 लेयर्स के आपस में जुड़ने से 3 जंक्शन बन रहे हैं, J1, J2 एंड J3। और जैसे ही जब जंक्शन बनता है तो उस जंक्शन के आसपास एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है। डिप्लीशन रीजन मतलब उस रीजन में जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो जब भी हमें करंट फ्लो करवाना होता है, जैसे डायोड की अगर मैं बात करूं, तो अगर हमें पी साइड से एन साइड में करंट फ्लो करवाना होता है तो उस चार्ज कैरियर को डिप्लीशन रीजन क्रॉस करके जाना होता है। यानी कि आपको डिप्लीशन रीजन को ब्रेक करना होता है ताकि आपका चार्ज कैरियर जो है उस डिप्लीशन रीजन को आराम से क्रॉस कर सके। अभी डिप्लीशन रीजन को कम और ज्यादा करने का क्या तरीका है? एक्सटर्नल जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अगर आपने पीएन जंक्शन की बात करें तो अगर आपने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया है पीएन जंक्शन पे, यानी पी को आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, एन को आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है, तो जो जंक्शन की जो विड्थ है, जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो कम हो जाएगी। यानी डिप्लीशन रीजन कम हो गया, यानी अब चार्ज कैरियर्स वाला एरिया जो है वो ज्यादा हो गया है। तो यानी हमारा जो चार्ज है वो आराम से पी साइड से एन साइड में जा सकता है और करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन यदि हम इसका अपोजिट करते हैं, यानी पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, तो जो डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ जाएगा। मतलब जो आपका चार्ज करियर वाला रीजन था वो कम हो जाएगा और जो बिना चार्ज करियर्स वाला रीजन है, डिप्लीशन रीजन है, वो बढ़ जाएगा। यानी ओवरऑल जो चार्ज करियर्स की संख्या है वो कम हो गई है डिवाइस में। तो जब चार्ज करियर्स की संख्या कम हो जाएगी तो करंट की भी जो करंट भी की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको करंट को फ्लो करवाना है नहीं करवाना है, एक इस पर डिपेंड करता है कि आपने डिप्लीशन रीजन कितना बड़ा किया है या कितना कम किया है। और डिप्लीशन रीजन को कम ज्यादा करने का तरीका है अप्लाइड जो हमने वोल्टेज दी है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो सेम प्रिंसिपल इन जंक्शंस पे भी अप्लाई होगा, J1, J2 एंड J3। तो जब हम देखते हैं एनोड जो पी साइड है, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो एनोड के साथ कनेक्टेड है और एन साइड जो है वो कैथोड के साथ कनेक्टेड है। और जो मिडिल की पी लेयर है, थर्ड लेयर जो है, उसको हमने गेट दिया है। लेकिन अभी आज की जो अभी हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम अभी गेट को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो अभी आप गेट को भूल जाइए, सिर्फ एनोड और कैथोड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो जब एनोड को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, कैथोड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि J1 और J3 जंक्शन है वो तो फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि J1 जंक्शन में जो पी साइड है, लेफ्ट साइड, उसको हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है और यहाँ पे J3 के अंदर भी जो एन साइड है उसको हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है। तो J1 और J3 तो फॉरवर्ड बायस हो गए, लेकिन जो J2 है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यानी कि J1 और J3 से तो करंट फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन J2 जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी J2 जंक्शन जो है वो ज्यादा विड्थ ज्यादा है उसकी, तो उसमें से जो चार्ज करंट फ्लो होगा उसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी।
हमारा टास्क अभी ये है कि J2 जो जंक्शन है उसका हम ब्रेक डाउन कर दें। और J2 जंक्शन का ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, जब हम एनोड और कैथोड पे ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एनोड और कैथोड पे धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, एनोड पे ज़्यादा पॉजिटिव देंगे और कैथोड पे ज़्यादा नेगेटिव देंगे। तो इस वजह से जो J2 जंक्शन है वो हाईली रिवर्स बायस हो जाएगा। और जब भी कोई जंक्शन हाईली रिवर्स बायस होए तो एक लिमिट के बाद वो जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कि आप रिवर्स बायस में देखते हैं, पीएन जंक्शन डायोड के रिवर्स बायस के केस में देखते हैं, रिवर्स बायस जब भी डायोड को किया जाता है तो पहले उसमें से बहुत थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होता है, लेकिन एक वोल्टेज आने के बाद उस जंक्शन का ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है डिवाइस में से। तो पीएन जंक्शन डायोड में तो वो डिवाइस क्या होती है, खराब हो जाती है, क्योंकि वो इतने हाई करंट के लिए बनी नहीं है। लेकिन इस केस में J2 जंक्शन का जब ब्रेक डाउन होगा तो डिवाइस आपकी खराब नहीं होगी, बल्कि एनोड से कैथोड तक कंटिन्यूस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और तब हम कहेंगे कि ये जो डिवाइस है ये ऑन हो गई है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये हमने फॉरवर्ड बायस में किया था। फॉरवर्ड बायस मतलब एनोड को पॉजिटिव दिया है और कैथोड को नेगेटिव दिया है। तो आप जब भी इसके मोड के बारे में पढ़ेंगे कि एससीआर कितने मोड्स में काम करता है, तो एससीआर 3 मोड में काम कर सकता है। 2 मोड तो फॉरवर्ड बायस के हैं और एक मोड रिवर्स बायस का है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर भी 2 मोड हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड यानी कि जब आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और फॉरवर्ड बायस करने के बावजूद भी करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि J3 जंक्शन J2 जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है। तो जब तक J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तब तक हम कहेंगे कि फॉरवर्ड बायस तो है पर ब्लॉकिंग मोड में है। और जैसे ही J2 जंक्शन ब्रेक होता है, ज़्यादा वोल्टेज आप जब अप्लाई करोगे एनोड और कैथोड पे तो J2 जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अभी भी हमने फॉरवर्ड बायस ही किया हुआ है डिवाइस को, लेकिन J2 जंक्शन ब्रेक हो गया है और उसके ब्रेक होने से करंट कंडक्ट होने लग गया है डिवाइस में। तो उस मोड को हम कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। यानी कि फॉरवर्ड बायस करने पर भी आपको 2 सिचुएशन मिलेंगी, एक तो ब्लॉकिंग स्टेज मिलेगी और एक कंडक्टिंग स्टेज मिलेगी। तो इसी वजह से हमारे पास 2 मोड हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। थर्ड जो मोड है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। देखिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, रिवर्स यानी कि रिवर्स बायस, यानी एनोड को आपको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है और कैथोड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो ये तो होगी रिवर्स बायसिंग, ठीक है ना। अब जब हम ऐसा करते हैं तो J1 और J3 जंक्शन क्या हो जाते हैं, रिवर्स बायस हो जाते हैं, और सिर्फ J2 जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस रहता है। देखिए एनोड पे अगर आप नेगेटिव देंगे बैटरी का तो जो पी साइड कनेक्टेड है एनोड के साथ वो भी नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि जो J1 जंक्शन है वो रिवर्स बायस हो गया। उसी प्रकार से आपने कैथोड को पॉजिटिव दिया है तो कैथोड के साथ जो लेयर है जस्ट पास वाली वो है एन लेयर। अगर एन लेयर को आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो सीधी सी बात है जो J3 जंक्शन है वो रिवर्स बायस है, ठीक है। और जो J2 जंक्शन है उसके लेफ्ट साइड में N है, राइट साइड में P है, तो यानी P तो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है और N नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी J2 जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब हम एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव देते हैं तो कौन से लेयर फॉरवर्ड बायस, कौन से जंक्शंस फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं और कौन से जंक्शंस रिवर्स बायस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम एनोड पे पॉजिटिव देते हैं कैथोड पे नेगेटिव देते हैं तो J1 J3 फॉरवर्ड बायस रहते हैं, J2 रिवर्स बायस रहता है। जब एनोड को नेगेटिव देते हैं कैथोड को पॉजिटिव देते हैं तो J1 और J3 रिवर्स बायस हो जाते हैं, J2 फॉरवर्ड बायस होता है। तो देखिए पहले वाले केस में आपको सिर्फ J2 जंक्शन को ब्रेक डाउन करना था ताकि डिवाइस में से करंट आराम से फ्लो हो सके, लेकिन अब क्योंकि हमने रिवर्स बायस कर दिया है डिवाइस को और रिवर्स बायस करने से J1 और J3 जंक्शन भी रिवर्स बायस हो गए हैं, तो अब हमें करंट फ्लो अगर यदि करवाना है डिवाइस से तो दोनों जंक्शंस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी J1 और J3 को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने का तरीका यही रहेगा कि आप जो एनोड पे वोल्टेज है उसको बढ़ा दो और कैथोड पे वोल्टेज को बढ़ा दो, यानी आप हाईली रिवर्स बायस कर दो अपने डिवाइस को। तो एक अगर आप ऐसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में तो एक टाइम आएगा जब J1 और J3 जंक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन उस केस में करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगा। देखिए एक जंक्शन ब्रेक डाउन होता है तो अलग बात है, लेकिन 2 जंक्शंस ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो करंट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
तो हमने अभी तीनों मोड डिस्कस करे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो मैं आपको एक बार पॉइंट वाइज इसका आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। देखिए, जब एससीआर के अंदर एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव किया जाता है कैथोड के रेस्पेक्ट में, यानी एनोड पे अगर आप 5 वोल्ट दे रहे हैं और कैथोड पे आप 2 वोल्ट दे रहे हैं, तब भी वो डिवाइस फॉरवर्ड बायस मानी जाएगी। एनोड पे आप 5 वोल्ट दे रहे हैं, कैथोड पे आप -2 वोल्ट दे रहे हैं, तब भी डिवाइस फॉरवर्ड बायस मानी जाएगी। तो कुल मिला के एनोड पे जो वोल्टेज होना चाहिए वो कैथोड के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, तो आपकी डिवाइस फॉरवर्ड मोड में आ जाएगी। फॉरवर्ड मोड में आने के बाद ब्लॉकिंग मोड मतलब अभी करंट ब्लॉक है, करंट फ्लो होना शुरू नहीं हुआ है। और करंट क्यों ब्लॉक है? क्योंकि J1 J3 जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस है, लेकिन J2 जंक्शन अभी भी रिवर्स बायस है। तो J2 जंक्शन जब भी रिवर्स बायस रहेगा तो इस केस में आपकी डिवाइस में से करंट बहुत कम फ्लो होगा, बिल्कुल जीरो नहीं कह सकते, स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगा। ठीक है, और जैसे ही हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे जिससे कि हमारा जो J2 जंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाए, तो उस केस में एकदम से आपका जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा और हम कहेंगे जो एससीआर ब्लॉकिंग मोड में था अब वो कंडक्शन मोड में आ गया है। लेकिन अभी भी एससीआर क्या है, हमारा फॉरवर्ड बायस है, दोनों केसेस में फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में अभी मैंने आपको बता दिया कि हम जो एनोड पे वोल्टेज है और कैथोड पे वोल्टेज है उसको इंक्रीज करेंगे जिससे J2 जंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब देखिए, जब भी एससीआर कंडक्शन मोड में आता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आता है, तो दो करंट फ्लो होते हैं, एक होता है लैचिंग करंट, दूसरा होता है होल्डिंग करंट। तो अब देखिए, द करंट एट विच एससीआर टर्न्स इनटू कंडक्शन मोड फ्रॉम ब्लॉकिंग मोड इज कॉल्ड द लैचिंग करंट। मतलब जिस पॉइंट पे एससीआर ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आता है, मतलब जस्ट ऑन होता है, उस समय जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको लैचिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा करंट है होल्डिंग करंट। When forward current reaches to a level at which SCR returns to blocking state is called the holding current। ठीक है, तो एक मिनिमम लेवल जो होता है एससीआर करंट का, जिसपे वो फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में टिका रहता है, उसको बोलते हैं होल्डिंग करंट। तो ये दोनों करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे दोनों करंट के बारे में। ये है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, वाई एक्सिस पे हम देख रहे हैं एनोड करंट यानी IA, और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं फॉरवर्ड वोल्टेज एंड रिवर्स वोल्टेज। ये वोल्टेज कौन सी है? जो हमने एनोड और कैथोड के बीच में अप्लाई करी है। तो आप देखेंगे कि शुरू में हमारा जो करंट है, एनोड करंट है, वो बहुत कम है। ठीक है, कहाँ तक करंट कम है? VBO तक। दिस इज ब्लॉकिंग ब्रेक ओवर वोल्टेज। VBO इज ब्रेक ओवर वोल्टेज। और ब्रेक ओवर वोल्टेज कहाँ हमने कैलकुलेट करी है? फॉरवर्ड वोल्टेज के केस में। तो इसलिए VBO को हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, या फिर फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हमें ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा जो SCR है एकदम से ऑन हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार आप IG3, IG2 और IG1 को भूल जाइए, हम सिर्फ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जा रही है सॉलिड लाइन VBO तक उसको देख रहे हैं। तो देखिए, इस वोल्टेज तक, मेरे कर्सर को देखिए, VBO वोल्टेज तक जो करंट की वैल्यू है वाई एक्सिस पे वो बहुत कम है। IH जो होल्डिंग करंट आपको दिख रहा है उससे भी कम है। यहाँ तक हम अपने फॉरवर्ड बायस को अगर बढ़ा देंगे तो जो हमारा SCR है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा। और जैसे ही फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आएगा, आप देखेंगे कि जो वोल्टेज आ रही है SCR पे वो एकदम से कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? VK हो जाएगी। और करंट कितना हो जाएगा? होल्डिंग करंट के बराबर हो जाएगा। और फिर करंट जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट लीनियरली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये गेट करंट का कॉन्सेप्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। IG1, IG2, IG3 गेट करंट है, यानी कि जब आप गेट करंट नहीं देते हो तो डिवाइस कितनी देर में ऑन होती है। जब आप गेट पे करंट देने लग जाते हो तो डिवाइस कितनी जल्दी ऑन होती है। तो वो एक अलग चीज़ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये देखना है
कि ब्रेक ओवर वोल्टेज से जैसे ही आपने वोल्टेज ज़्यादा दी है तो आपकी डिवाइस एकदम से ऑन हो जाएगी और ऑन होते ही करंट इंक्रीज होना शुरू होगा। और इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं जहाँ पे आपका होल्डिंग करंट है, उस पॉइंट पे अगर हम वोल्टेज देखें तो वीके है, यानी कि वोल्टेज जो डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो भी कम हो गया है। ये वोल्टेज कम क्यों हुआ है? देखिए, कोई रेजिस्टेंस, जब तक किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उस सर्किट में से करंट की जो मात्रा है वो कम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा, कम देगा। और उस रेजिस्टेंस पे यदि हम वोल्टेज नापें, रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल पे अगर हम वोल्टेज नापें तो हमें कुछ वोल्टेज मिलेगी, और वो वोल्टेज किसकी कितने होगी? आई इंटू आर। ओम्स लॉ यूज करके अगर हम निकालें तो वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो जितने रेजिस्टेंस की वैल्यू है और जितना उसमें से करंट फ्लो हो रहा है उतनी उसकी वोल्टेज होगी। अब अगर ऐसा हो कि सडनली हम वो रेजिस्टेंस कम कर दें, मतलब अगर आपने पहले 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया था तो उस पर वोल्टेज आएगी करंट इनटू 1 किलो ओम। मान लीजिए करंट भी 1 एम्पियर है तो कितनी वोल्टेज आएगी? 1 किलो वोल्ट। 1 किलो ओम पे के रेजिस्टर पे वोल्टेज कितनी आएगी? 1 किलो वोल्ट। यानी 1 किलो ओम का रेजिस्टर है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 किलो वोल्ट वोल्टेज आपको दिखाई देगी उस रेजिस्टर पे। लेकिन अगर वो रेजिस्टर की वैल्यू मैं कम कर दूं और कम करके मैं उसको 10 ओम ले आऊं, तो 10 ओम में से करंट कितनी फ्लो हो रही है? अगर मान लीजिए उतनी करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर, तो रेजिस्टर पे वोल्टेज कितनी दिखेगी आपको? 10 वोल्ट दिखेगी। तो 10 किलो वोल्ट से लेके 10 वोल्ट तक हमारी जो वोल्टेज है वो कम हो गई। कैसे कम हुई? क्योंकि करंट तो कांस्टेंट रही लेकिन रेजिस्टर की वैल्यू कम हो गई। तो उसी प्रकार से एससीआर के अंदर भी यही हो रहा है। जब तक एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है तब तक J2 जंक्शन होने की वजह से, J2 जंक्शन के रिवर्स बायस होने की वजह से डिवाइस में जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। और जैसे ही J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी उस जंक्शन ने जो रेजिस्टेंस देना था वो देना कम कर दिया है, अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है डिवाइस के रास्ते में, तो यानी कि जो डिवाइस का टोटल रेजिस्टेंस था वो कम हो गया है। और रेजिस्टेंस कम होते ही क्या हो गया है? जो वोल्टेज दिख रही है हमें पूरे डिवाइस पे वो कम दिख रही है, इसीलिए ये वोल्टेज एकदम से कम आ गई है, वीके आ गई है। नहीं तो जब तक हमारा एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था तब तक ये वोल्टेज मैक्सिमम कितनी दिख रही थी हमें? वीबीओ दिख रही थी। तो इसका ये कारण है। और दूसरा, होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट दोनों एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो होल्डिंग करंट मिनिमम करंट है डिवाइस को ऑन रखने के लिए। अगर करंट इससे कम जाता है तो डिवाइस आपकी ऑफ हो जाएगी, और डिवाइस ऑफ होते ही दोबारा आपको उसको ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में लेके जाना पड़ेगा। रिवर्स बायस में देखिए, रिवर्स बायस में क्या करेंगे? जो एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज है वो हम उल्टा कर देंगे, यानी एनोड को नेगेटिव दे दिया और कैथोड को पॉजिटिव दे दिया। तो ये बिल्कुल जो डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वैसा ही है। मतलब जब तक आप नेगेटिव में वोल्टेज दे रहे हैं तो बहुत कम लीकेज करंट फ्लो होगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि J1 और J3 दोनों जंक्शंस रिवर्स बायस हैं, और रिवर्स बायस होने की वजह से करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा, और एक माइनॉरिटी चार्ज करियर्स की वजह से एक लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। और जैसे ही आप ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज दे देते हो रिवर्स बायस में, तो करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, जिसको कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और डिवाइस आपकी खराब हो जाएगी। तो रिवर्स बायस के केस में एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड की तरह ही है, इसीलिए हम इसको रिवर्स बायस में यूज नहीं कर सकते। एससीआर को हम हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे, और फॉरवर्ड बायस में भी इसके दो मोड हैं, ब्लॉकिंग मोड और कंडक्शन मोड। तो ब्लॉकिंग मोड में भी करंट फ्लो नहीं होता है, तो करंट अगर हमें कंसीडरेबल करंट चाहिए तो हमें फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में डिवाइस को यूज करना पड़ेगा। तो ये जो है ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इसमें सारा पॉइंट वाइज जो भी मैंने बताया है आपको सब दिया हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो गेट वोल्टेज है, गेट टर्मिनल क्यों हम यूज कर रहे हैं। अभी तक हमने गेट की बात नहीं करी है, तो गेट को यूज क्यों कर रहे हैं और गेट को यूज करने से क्या फायदा होगा डिवाइस के अंदर, ठीक है ना। तो अब देखिए एसटीआर क्यों बोला है, क्योंकि हम इसका जो ऑन और ऑफ मोड है, फॉरवर्ड बायस के केस में जो इसका ऑन और ऑफ मोड है यानी ब्लॉकिंग और कंडक्शन मोड है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें डिवाइस को कब ऑन करना है।
डायोड में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एससीआर में